हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इनऑर्गेनिक यार हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और उसमें एक टॉपिक ही बचा था, साल्ट एनालिसिस। उसको मैं तुम लोग को बोला हूँ यार, तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है। उसको खुद से कंप्लीट कर लेना किसी भी सर से देख के, ओके। उसको छोड़ना मत, तो भी इम्पॉर्टेंट है। 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक टॉपिक है, ठीक है ना। पूरा इनऑर्गेनिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर है हमारा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री का। और इसमें टोटल हम लोग 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है कैलकुलेशन ऑफ एटम, मोल एंड आयंस, स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग एजेंट एंड प्योरिटी, इंपेरिकल फार्मूला, सिग्निफिकेंट फिगर एंड कंसंट्रेशन टर्म क्या होते हैं। वैसे देखो, इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। ये मैं सॉल्यूशन में भी ऐड कर सकता था, ठीक है, लेकिन मैं इसको यहीं पे ऐड किया हूँ क्योंकि शुरुआत यहीं से करना है हम लोग को, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया पेड बैच कैसे ज्वाइन करें। यार मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है ना। व्हाट्सअप ही करना भाई। और भाई बस काम की बात पूछना प्लीज़, ठीक है ना। बाकी चीज़ें मैं वीडियो में ही बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग इतना मैसेज कर देते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ भाई, और रिप्लाई नहीं करता हूँ, तुम लोग नाराज़ होते हो। तो बस ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको लिख लो। और जो अपने काम की चीज़ें हैं बस उतना कर लेना, 9118922832, ठीक ना। इसको मैं, ये जो PDF है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मेडिको RN करके है, मेडिको RN PGI, मेडिको RN PGI करके सर्च करोगे तो तुम लोग को मिल भी जाएगा। उसी टेलीग्राम पे यार मैं सब कुछ जो मेरे ये PDF है उस पर शेयर करता हूँ। जो पेड बैच है उसका अलग एक ग्रुप बना है, उसमें सब वीडियो भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यार अगर मैं बोलूँ तो कुछ तुम लोग चीज़ें याद कर लो, ठीक है। जैसे यूनिट्स कुछ चीज़ें दिया हुआ है, डायरेक्ट जैसे होता है ना, सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पीड बढ़ाने के लिए तुम लोग को जैसे याद करना पड़ेगा, तो चीज़ें जैसे इस चैप्टर में भी यूज होगा। और तुम्हारा स्पीड अच्छा हो इसलिए मैं उसको लिख दिया हूँ यहाँ पे। और तुम उसको अगर याद कर लोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्पीड फिजिकल में थोड़ा ज़रूरी होता है, तुम्हारा टाइम ताकि एग्जाम में बच जाए। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा हूँ, इसको जरूर याद कर लेना इस चैप्टर के लिए। और ये वाला चीज़ें, कई चीज़ें और मतलब तुमको मिलेंगी ऐसे ही, और वो सब एक दूसरे चैप्टर में भी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हूँ कुछ इस तरह से। पहला हम लोग का क्या है कि 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6 गुड़े 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और 7 हो जाता है -27 जब इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे हुआ है जान लेना। 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है, देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁷ kg। या हम लोग जानते हैं ना 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, वही है, ठीक है, उसी से आया। या 1 AMU इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/NA, या 1/6.023 गुणे 10⁻23, या 1/1 मोल, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लिख सकते हो इतना। यहाँ पे तुम लोग 1 मोल भी ऐड कर लेना, ओके। आगे बढ़ता हूँ, देखो वही लिखा हुआ है कि 1 AMU का जो वैल्यू होता है 22.4 लीटर एट STP। ये इन्वर्स में करना था यार, यहाँ पे गलत हो चुका है थोड़ा, ठीक है ना। ये इन्वर्स में लिखना है, यहाँ पे 1 में है, ठीक है ना, STP पे, या इतना अपान में, 1 में है, ठीक है ना। ये 1 में वैल्यू करना। 1 AMU इक्वल टू जो वैल्यू होता है 22.4 लीटर नहीं, 1 में रहेगा, 1 ऐसे कर लेना, इसको सही कर लेना। और यहाँ पे भी इसको ऐसे कर लेना, ओके, इसको सही कर लेना तुम लोग। अब आगे बढ़ते हम लोग। ये कुछ कन्वर्जन है, इसको ध्यान में रखना। ये कन्वर्जन है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, या और 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 होता है, ओके। 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 डेसीमीटर क्यूब। याद कर लेना, 1 लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 DM क्यूब भी बोलते हैं, डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ओके। अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, देखो ये किसका यूनिट है, ATM, प्रेशर का यूनिट है। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ
एच होता है या टॉर बोल सकते हैं, 760 टॉर या mm(Hg) बोल सकते हैं। इसी को अगर हम लोग पास्कल में लिखे या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर लिखना चाहें तो लिखोगे 101, मतलब लिखोगे तुम इसको क्या बोल सकते हो, 1,1325, ठीक ना, या 1,01,325 बोल सकते हो पास्कल। तो ये सब तुमको याद करना पड़ेगा ताकि तुम लोग का जो कैलकुलेशन है थोड़ा इजी हो जाए। ये याद ही करने वाला, मैं बस तुमको इससे बोल दे रहा हूँ, तुम लोग याद ही करना पड़ेगा तुमको इसको। 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10⁵ पास्कल होता है। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है, या 4.2 इसे बोल देते हैं अगर बोला जाए तो, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10⁶, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो कितना बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम बोलते हैं। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट हो गया, तो 1.6 × 022, इसको हटा भी सकते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ जूल याद कर लेना, ठीक ना। और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग होता है। तो बताओ सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, सबसे बड़ी यूनिट हमारी कैलोरी हो गई, उसके बाद क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, उसके बाद अर्ग होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे छोटी यूनिट है, ठीक ना। ये सब किसके यूनिट है, एनर्जी के। 1 किलो कैलोरी हो गया, जूल हो गया, अर्ग हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ये किसके यूनिट हैं, सब एनर्जी के यूनिट हैं। ये किसके यूनिट थे, एनर्जी के, ओके। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन, पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल एंड आयंस। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कैलकुलेशन एटम मॉलिक्यूल और आयंस का। तो यहाँ पे फार्मूला कुछ लिखा है कि ऐसे लिए बोल देता है यार, 1 ग्राम एटम है, कभी बोल दे कि इतना ग्राम एटम, ऐसे आ जाए डायरेक्ट, ग्राम एटम साथ में होना चाहिए। अगर ग्राम एटम है मतलब उसका नंबर ऑफ मोल लिखा है। अगर मैं बोलूँ x ग्राम एटम है तो बताओ, मैं बोलूँ कि एक मॉलिक्यूल है सोडियम, बोलूँ सोडियम एटम का x ग्राम एटम है, सोडियम एटम का x ग्राम एटम है, तो x क्या हो गया, x ग्राम एटम मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल को बता रहा है। x क्या है, नंबर ऑफ मोल को, वही बोला कि 1 ग्राम चाहे एटम बोले, मतलब ग्राम एटम ऐसे बोल दिया तो जो आगे रहेगा वो जाना क्या है, नंबर ऑफ मोल का नंबर दिया, ऐसे बोल दिया 1 ग्राम आयन चाहे बोल दे, या ग्राम मतलब ग्राम आयन, ग्राम मोल, इस पर ध्यान देना, ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल, सबको 1 मोल ही बोलेंगे, ठीक ना। वो नंबर ऑफ मोल को बताता है। अगर यहाँ पे 1 है तो नंबर 1 लिख दिया हूँ, अगर x रहेगा तो x बोलोगे, मैं बोलूँ x ग्राम एटम मतलब x मोल, ओके। नंबर ऑफ एटम, अगर मैं पूछूं कोई मॉलिक्यूल है जैसे O2 है, तो मैं पूछूं बताओ O2 में कितना मॉलिक्यूल है, सॉरी O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 एक हमारा मॉलिक्यूल हो गया, इसमें बताओ कितना नंबर ऑफ एटम है, तो कितना एटम होगा, बोलोगे मोल गुणे Na मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ मोल Na और एटॉमिसिटी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ हम लोग मोल कैसे निकालते हैं, इसको देख लो। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। वेट किस में लिए हम लोग, ग्राम में लिए, क्योंकि मोलर मास में हम लोग किस में पढ़ते हैं, ग्राम में लेते हैं। या इसी को नंबर ऑफ मोल इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na कर देना, ठीक है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन बाई डेसिमल 4, या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ये देखो मोलैरिटी है, मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी के लिए कुछ और रहेगा, यहाँ पे मोलैरिटी है। अगर मोलैरिटी है तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम होता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे ml है तो 1000, अगर यहाँ पे kg होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 हो जाता, तब 1000 नहीं होता। और मोलैलिटी, यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखना और अपन 1000, ठीक है ना। ये किस में, ml में, और ये हमारा kg में रहेगा इधर, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट kg में है तब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे सॉरी ये ग्राम में है, ये ग्राम में है इसीलिए यहाँ पे 1000 है। अगर kg में होता तो यहाँ पे 1 हो जाता, इसको ध्यान में रखना, ये यूनिट, ठीक है ना। 1000 कब यहाँ पे है, जब ये वैल्यू तुम वैल्यू में ml में लिखोगे। मोलैलिटी की जब बात होगी यहाँ पे जब ग्राम में लिखोगे तब 1000 है। अगर यहाँ पे लिखता मैं अमाउंट जो है
ऐसे लिखता मैं लिखता मैं कि आधा किलो है, आधा किलो मतलब क्या 1/2 या 2 kg। यहाँ पे अगर 2 kg लिखता तो तुम यहाँ पे 1 लिखते, 1000 नहीं लिखते, ठीक है ना। ये था, ये सब फार्मूला है, फार्मूला तुमको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ और फार्मूले जैसे दिए हैं यहाँ पे देखो। फॉर एलिमेंट के लिए, अगर हम लोग एलिमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, या इधर है मॉलिक्यूल के लिए। एलिमेंट के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ग्राम एटम, अभी जो पढ़ के आए हैं 1 ग्राम एटम या 1 मोल ऑफ एटम या Na एटम बोल देते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास कैसे बोलते हैं, किसी भी ग्राम एटॉमिक मास को बोल सकते हैं मास ऑफ Na एटम इन ग्राम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम बोल दिया ना, अब नंबर ऑफ मोल ही तो ही बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल कितना है। या नंबर ऑफ मोल का फार्मूला देखो लिखा है कि मोल ऑफ किसी एटम का, तो क्या बोलोगे, मास इन ग्राम अपन उसका मोलर मास, उस एटम का मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ सोडियम को बताऊँ मोलर मास, या ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। देखो यार अभी मैं पीछे यहाँ पे करवाया भी हूँ, ये सब तुम लोग देख लो एक बार PDF, मैं तो ग्रुप में भेज दिया हूँ अपने मेन टेलीग्राम चैनल पे, मेरे को जो RNPGI से, वहाँ पे देख लेना। ये कुछ मैं रख दिया हूँ यहाँ पे वैल्यू, तुम लोग याद कर लेना। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे क्या है मॉलिक्यूल टोटल है, इसको याद ही करना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, इसको याद कर लेना कि ग्लूकोज जैसे फ्रक्टोज कितना होता है 180 होता है, शुगर या सुक्रोज कितना होता है 342 होता है, ये सबका याद करना पड़ेगा। इसी तरह से एटम का देखो 23 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ये क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए कभी कभी दिया नहीं रहता है तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। ओके, अब देखो आगे, इसी तरीके से सेम हम लोग क्या किसके लिए करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए करते हैं। मॉलिक्यूल में क्या होता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल इजिकल टू होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इजिकल टू Na मॉलिक्यूल। इसी तरह से ग्राम मॉलिकुलर मास इजिकल टू मास ऑफ Na मॉलिक्यूल इन ग्राम। और ये मेन फार्मूला जो मोल इजिकल टू क्या होता है मास अपान मोलर मास या ग्राम मॉलिकुलर मास, वही जो फार्मूला है, ये मेन फार्मूला याद कर लो, वही सब यहाँ पे दिया गया है। एटम के लिए कुछ नहीं होता, सिमिलर होता है, जहाँ पे एटम था वहाँ पे मॉलिक्यूल कर दिया गया, बस जहाँ पे एटम था वहीं मॉलिक्यूल हो गया, बस सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक ना। तो ये फार्मूला याद कर लो। कोई भी फार्मूला एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, जैसे ये दोनों एक साथ ले सकते हैं, इन दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसके साथ ले सकते हैं, इसको इसको, मतलब कोई भी फार्मूला किसी के भी साथ यूज हो सकता है। क्या वैल्यू दिया है, जैसे मैं बोलूँ ये दिया था तुमको और ये दिया था, तुमसे ये पूछ लिया, ठीक है, तो इन दोनों इसको इसको एक साथ ले लो। अगर तुमको ये दिया है, ये पूछ लिया, ठीक ना, और ये भी दिया था, तो इसको इसको एक साथ ले लो। तो कोई भी फार्मूला एक साथ ले सकते हो, इसलिए जो बराबर लिखा है मतलब सबको एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो, इन दोनों को एक साथ ले सकते हो, या इसको इसको एक साथ ले सकते हो, कोई भी किसी के साथ ले सकते हो जो बराबर में है, ठीक है ना। बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना पार्टिकल होता है 1 Na पार्टिकल होता है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना होता है 1 Na होता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना पार्टिकल होता है 1 Na होता है। कहाँ गया, यहाँ गया। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे 1 Na का, तो या इतना ये मतलब वैल्यू रख दो 1 Na का। इसी को बोलते हैं वेट एज मच एज मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास या आयनिक मास इन ग्राम है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ इट इज ए गैस, इफ इट इज ए गैस 1 मोल ऑक्यूपाई ए वैल्यूम, कितना वैल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर एट 1 ATM पे और 273 केल्विन टेम्परेचर। 22.7 कब होता है एट STP पे, इसको ध्यान रखना। STP पे बात करेंगे तो 22.7 होता है, और 1 ATM पे, और ये जो टेम्परेचर होता है तो 22.4 होता है। ओके, अगर कोई बोले कि परसेंटेज बाई वेट बताइए, कोई है मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उसमें कोई, जैसे मैं बोलूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड C6 है, H12 है, वो 6 है। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें बताओ कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो कैसे बताओगे, तो परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास याद कर लेना, ये ऑर्गेनिक में भी हमको काम आएगा, ठीक है ना। परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास हमको काम आता है। तो कैसे बताते हैं कि ये मान लो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो गया C6, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, C6H12O6 है, ठीक है ना। तो मैं बोला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें जो कार्बन है उसका बताओ एटॉमिक
सॉरी इसका परसेंटेज कितना है, ये कितना परसेंटेज है, मतलब 10% है पूरा कार्बन का, मान लो 10% ये है, ये हो गया हमारा 60%, ये हो गया 30%, ऐसे एक मान रहा हूँ। तो ये परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, तो किस फार्मूला से निकालोगे अगर परसेंटेज पूछा जाए तो परसेंटेज बाई वेट एक फार्मूला होता है, बाई परसेंटेज बाई वेट या परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू होता है एटॉमिसिटी, मतलब कार्बन का इस मॉलिक्यूल में कितना एटम है बताओ, 6 एटम है, तो यहाँ पे रखना मल्टीप्लाइड बाई जिसका पूछा रहे उसी का एटॉमिक वेट। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे लिख देना अपान मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ओके, बस इतना करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट वही मोल के जैसा ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट अपान इक्विवेलेंट वेट। जैसे नंबर ऑफ मोल हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता था वेट अपान मोलर मास, ऐसे ही है क्या यहाँ पे भी देखो वेट है, यहाँ पे भी वेट है, बस डिफरेंस है क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ पे मोलर मास था। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इसी मोलर मास को अगर n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर दें, जो मोलर मास होता है उसी को अगर हम लोग क्या कर दें n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है इक्विवेलेंट वेट, मतलब मोलर मास इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इनटू क्या हमारा वैलेंस फैक्टर। यहाँ पे देखो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, यहाँ पे मैं कराता हूँ तुम लोग को, देखो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक अगर एटम रहेगा, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे होते हैं, यहाँ पे भी वेट है बट यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट मतलब होता है इसी को डिवाइड करो, अगर मैं बोलूँ इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है हमारा जो एटम है उसका वेट अपान 2 कर दो, जो भी एटॉमिक वेट होगा उसको उसके 2 नहीं सॉरी यहाँ पे बैलेंस फैक्टर से डिवाइड कर दो। बैलेंस फैक्टर क्या होता है इसको मैं बताऊंगा कहाँ पे रिडॉक्स वाले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बता दूंगा। देखो जैसे मैं बोलूँ कि NaCl का बताओ बैलेंस फैक्टर कितना होगा, तो ये बताओ कितना आयन में टूटेगा, यहाँ पे एक प्लस चाहे प्लस या माइनस में, चाहे प्लस वाला चार्ज ले लो टोटल चाहे माइनस वाला ले लो, उतना ही उसका बैलेंस फैक्टर हो। यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। H2SO4 इसको तोड़ो तो 2H प्लस में टूटा या SO4, तो बताओ टोटल चार्ज कितना है, प्लस वाले चाहे लो चाहे माइनस वाले, तो देखो 2 ही प्लस है 2 ही माइनस है, तो बैलेंस फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का बताओ कितना बैलेंस फैक्टर होगा, अब इसको तोड़ो Ca+2 हो गया या OH पे 2 माइनस है, OH का 1 माइनस लेकिन 2 आयन है, तो बताओ टोटल प्लस है टोटल माइनस आयन कितने हैं 2 ही तो है, तो वही होता है टोटल प्लस या टोटल माइनस जो आयन होते हैं वही होते हैं हमारे बैलेंस फैक्टर, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस। ठीक है ना, ये बैलेंस फैक्टर हो गया, इसको मैं पढ़ाया हूँ रिडॉक्स वाले चैप्टर में, तो तुम लोग इसको एक बार जाकर कर लेना, जो मेरा 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो फ्री भी है। ठीक है ना, उससे तुम लोग कर सकते हो यार, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा सकता था लेकिन बस ये कि टाइम नहीं है। अब की बार मैं सोचा हूँ पूरी केमिस्ट्री अपने यूट्यूब पे पढ़ा दूँ, ठीक है ना, पूरी केमिस्ट्री और बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा पूरी केमिस्ट्री, ये मैं सोचा हूँ। ठीक है ना, लेकिन हाँ किसी तरीके से बस तुम लोग इस बार सेलेक्ट हो जाओ, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, चलो यार शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म क्या है, ये हमारा कहाँ पे यूज होगा, सॉल्यूशन जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको आएगा कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है उसके बारे में। ठीक ना, कंसंट्रेशन टर्म पूछ लेता है, बताओ इसमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक ना, अभी मैं बताऊंगा कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कौन नहीं करता है। पहले देखो कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे परसेंटेज बाई मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो मास का परसेंटेज, जैसे हम लोग का नंबर का परसेंटेज होता है ऐसे ही मास का परसेंटेज होता है। परसेंटेज किस में लेते हैं 100 में लेते हैं, तो ये तो 100 से मल्टीप्लाई किए। और मास किसका है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन है। ठीक ना, वही लिखा है। इसी तरह से परसेंटेज बाई वैल्यूम है, वैल्यूम परसेंटेज है। अब देखो वैल्यूम परसेंटेज है किसका, वैल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मास बाई वैल्यूम बोल रहे हैं, तो मास किसका लोगे, सोल्यूट का लोगे, वैल्यूम किसका लोगे, सोल्यूशन का लोगे, वही लिखे यहाँ पे, इस तरह से याद करोगे। ठीक है ना, बोला है पार्ट्स पर मिलियन में अगर हम लोग बोलें तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन कर देना, बस
पार्ट्स पर मिलियन, मास एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन सेम वही लिखना है, लेकिन पार्ट्स पर देखो मास एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन सेम वही है, लेकिन बस पार्ट्स पर मिलियन कर दिए हैं। अब देखो मोल फ्रैक्शन बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट। मोल फ्रैक्शन जो होता है किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि कोई लिखा है कि रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो कोई कंपाउंड है, मान लो कि कोई मिक्सचर है, ये एक मिक्सचर हो गया मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ए है, बी है प्लस सी है, 3 लोग मिलके बने हैं, तो टोटल ये जो आएगा ना मैं बोलूँ तो टोटल 1 आएगा। मैं बोलूँ कि बताओ टोटल मोल फ्रैक्शन सबका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, अगर मैं बोलूँ एन ए प्लस एन बी, एन ना लिखो एक्स लिखो, एक्स ए एक्स बी और प्लस एक्स सी इज इक्वल टू कितना है, सबका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। अगर 4 लोग होते तब भी 1 आता, 2 लोग होते तब भी 1 आता, ठीक ना। कितने भी लोग हों सबका मोल फ्रैक्शन का ऐड कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा। इस लाइन को याद कर लेना। अब क्या बताऊंगा मैं, देखो अगर मैं बोलूँ कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, लेकिन इन सब में ए की वैल्यू कितनी रही होगी, तो तुम बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये फार्मूला मैं तुमको याद करा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू बोलोगे कितना होगा, तो बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल ए के कितने थे, बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल ए के कितने थे अपॉन सबका मोल, तीनों लोग का मोल, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, ये जो ठीक है ना, इतना बोलोगे। इसी तरह से मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन, अगर मैं बोलूँ सी का बताओ, तो यहाँ पे बोलोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन सबका मोल, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, कुछ फार्मूला बहुत आसान फार्मूला था, ठीक है ना। वही लिखा है कि कोई कंपाउंड कितना भी लोगों से मिला हो, सबके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, जिसका निकाल रहे हो उसको ऊपर कर दो, बस इतना ही करना होता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। और सबका सम, सबके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वैल्यू 1 ही होती है। इस लाइन को भी दिमाग में रख लेना। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला आ रहा है हमारा, एक है मोलैलिटी, दूसरा है एक है मोलैरिटी, इसको मोलैरिटी लिखा हुआ है, और एक है मोलैलिटी, ठीक है ना। तो अभी पढ़ के आए थे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पढ़ के आए थे ना, देखो मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या होता था, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, अगर लीटर होता था मतलब तो 1 होता था, बताए नहीं थे, देखो याद होगा शायद तुमको, अभी हम लोग पढ़ के आए थे यहाँ पे, कहाँ गया ये वाला फार्मूला, देखो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या बोलोगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। अगर ये लीटर में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, वही लिखा हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ पे ml में है तो 1000 है, इसलिए देखो यहाँ पे फार्मूला कंपेयर एक बार तुम लोग भी करना कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू है मोलैरिटी वॉल्यूम का यहाँ पे क्या हो गया मल्टीप्लाई, और ये लीटर में इसलिए यहाँ पे नीचे 1000 नहीं है, नहीं तो 1000 से हम लोग क्या करते मल्टीप्लाई करते अगर यहाँ पे ml होता तो, लेकिन लीटर इसलिए नहीं किए हैं। इसी तरीके से सेम यहाँ पे है, ये केजी में है, ठीक है, ये हो गया। अब पूछता है बताओ इसमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, तो एक लाइन बस याद कर लो। एक और फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं अभी तुरंत, पहले तब उसको बढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मेलिटी, जो यहाँ पे दिया नहीं गया था। नॉर्मेलिटी क्या होती है, जैसे मोलैरिटी होती थी, देखो जैसे मोलैरिटी होती है वैसे ही नॉर्मेलिटी होती है, बस मोलैरिटी के केस में यहाँ पे क्या होता था, नंबर ऑफ मोल होता है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही है इन लीटर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल है ऑफ सोल्यूट का, यहाँ पे बोलोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है ऑफ सोल्यूट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, ठीक ना। बाकी सब वही है, देखो यहाँ पे ml में कर दिया, वही देखो यहाँ पे लीटर में था, यहाँ पे ml में कर दिया, इसलिए यहाँ पे 1000 कर दिए। इसको भी अभी हम लोग यहाँ पे ml में लिखे ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1000। ओके, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्ट केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ए सोल्यूशन ऑफ ए डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग ए सोल्यूशन ऑफ नॉन हायर कंसंट्रेशन। द सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज आल्सो नोन एज द स्टॉक सोल्यूशन। इसको ध्यान में रखना। स्टॉक सोल्यूशन किसे बोलते हैं, कोई पूछे स्टॉक सोल्यूशन क्या होता है, तो बोलोगे कि ऐसा सोल्यूशन, एनसीईआरटी की लाइन है कि ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं। कह रहा है कि अगर हम केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में देखें तो ए सोल्यूशन ऑफ ए डिजायर्ड कंसंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि लेबोरेटरी जो होती है केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में हम लोग ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं डिजायर्ड कंसंट्रेशन का बनाते हैं बाय डाइल्यूटिंग ए सोल्यूशन ऑफ नॉन हायर कंसंट्रेशन द सोल्यूशन। और मतलब किसको डाइल्यूट करते हैं, पहले से ही बना के रखे रहते हैं स्टॉक में,
स्टॉक सोल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोलते हैं ना स्टॉक में है कि नहीं, बोलते हैं ना कि मतलब पहले से जो बना के हम लोग रखे रहे हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसको हम लोग पहले से बना के रखे रहे हैं उसको बोलते हैं स्टॉक सोल्यूशन। और उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए बोल रहे हैं कि स्टॉक सोल्यूशन, और इसका कंसंट्रेशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। कह रहे हैं कि नोट दैट द मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मोलैलिटी कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, ये याद कर लेना दिमाग में। ऐसे तुमसे ये तो थ्योरेटिकल में पूछ सकता है कि बताओ कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, कौन सा नहीं करता है। तो पहले तो तुमको ऑप्शन देगा नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और बोल देगा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो बताओ कौन कौन सा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो मोल, एक नॉर्मेलिटी हो गया, ये मोल फ्रैक्शन है, ये हमारा जो कैपिटल, ये मोलैरिटी हो गया, ये मोलैलिटी हो गया। तो ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास वैल्यूम नहीं है। जिसके पास वैल्यूम होगा वही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो कह रहे हैं कि मोलैलिटी किसी सोल्यूशन की डज नॉट डिपेंड या चेंज विथ टेम्परेचर सिंस मास रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि मास ही अफेक्टेड नहीं होता है। ये भी ध्यान रखना। रीजन क्या है कि इनके पास वैल्यूम भी नहीं होता और मास अफेक्टेड नहीं होता। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो मास में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। याद कर लेना कि जो कंसंट्रेशन टर्म है, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, इनके जो मास होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना? तो टेम्परेचर पे ये सब डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब डेंसिटी, एक फार्मूला होता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़ के आते हैं मास अपॉन वैल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम होता है। ओके। और रिलेटिव डेंसिटी अगर हम लोग ले लें तो दो लोग का डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या? दो सब्सटेंस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ ए रिफरेंस सब्सटेंस, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की और जिसका हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं उसकी डेंसिटी। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी जो होती है उसको अगर हम लोग बोलें तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन 2। कुछ यहाँ पे बताया कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट ए सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर। याद कर लेना, सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर पे हम लोग रेशियो लेते हैं किसकी? रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ वेपर की और हाइड्रोजन की। तो ये फार्मूला बन के आता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का। जैसे मैं पूछूं H2O का वेपर डेंसिटी कितना होगा बताओ? तो उसका लिखोगे मोलर मास कितना है अपन 2 कर दो। अगर मैं पूछूं वेपर डेंसिटी ग्लूकोज का कितना होता है तो उसका मोलर मास लिख दो। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180 होता है। अपन 2 कर दो, उसका वेपर डेंसिटी आ गया। तो वेपर डेंसिटी वो मोलर मास अपन 2 कर दो, बस आ जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखो जो नीट 2020 में आया था। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 2020 में आया था। क्वेश्चन क्या था कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बताओ किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। चलो बताओ कैसे बताओगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? नंबर ऑफ एटम बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला हम लोग बताए हैं तुमको। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू होता है क्या? तो पहले देखो नंबर ऑफ मोल का देख लो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है। और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। ठीक ना? अब देखो लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ये सब एटम ही है। अगर मॉलिक्यूल होता तो यहाँ पे तुम लिखते मॉलिक्यूल पहले, तब उसमें से एटम निकालते। जैसे मैं पूछूं बताओ ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल इसमें कितने अभी एटम है? इसमें 2 एटम हो गए। ठीक है ना? तो ये भी मल्टीप्लाई किया है, इसे बोलते हैं एटॉमिसिटी, ये जो लगा होता है। जैसे मैं बोलूं कि Cl2 में जो लिखा है कितना है? 2, यही एटॉमिसिटी है। ठीक है ना? H2O में टोटल एटम बताओ। टोटल 3 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन के हैं। C6H12O6 बताओ इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? सॉरी, पूरे ग्लूकोज में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 6, हाइड्रोजन की 12 है, ऑक्सीजन की 6 है। तो ये एटॉमिसिटी होती है। ठीक है ना? इस तरीके से पहचानते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे लगाओगे
ये तो फार्मूला मैं पहले से यहाँ पे लिख के रख दिया हूँ ताकि थोड़ा लगाने में तुम लोग के लिए ईजी हो जाए। ये फार्मूला यूज कर लेना, ठीक है ना, भूलना मत। अब ये फार्मूला क्या है, हमको क्या क्या दिया है, मोल तो दिया नहीं था इसलिए फार्मूला लगाएंगे नहीं। हम क्या लगाएंगे, वेट। वेट तो हमको यहाँ पे दिया है। मोलर मास हमको पता ही चल जाता है, अभी बताया था सिल्वर का कितना, देखो यहाँ पे दिया है, बहुत बार दिया नहीं रहता तो दिक्कत होता है, इसलिए मैं बोला था कि याद कर लेना। तो मोलर मास हो गया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक ना, अपन Na। मॉलिक्यूल इसलिए लिखा हूँ, मान लो अभी यहाँ पे O2 होता, O2 होता ऐसे बोलता कि 2 ग्राम, 2 ग्राम है, 2 ग्राम, देखो 2 ग्राम एटम नहीं लिखा है, देखो क्या लिखा है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर लिखा। अगर ऐसे 2 ग्राम एटम लिख दिया होता या 2 ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया, वही नंबर ऑफ मोल हो जाता। ये थोड़ा समझना, यहाँ पे लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ सिल्वर लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है, ऐसे लिखा होता 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऐसे लिख दिया होता ऑफ सिल्वर, तो ये नंबर ऑफ मोल यही हो जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बारीक, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी में मतलब दिमाग घूम जाता है, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, लोग गलत पढ़ के चले जाते हैं और गलत हो जाता है। बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। तो वही बोल रहा था कि 1, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन के लिए कि 2 ग्राम, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसमें नंबर ऑफ एटम बताओ। तो तुम पहले कहते कि इसका वेट बताइए, तो वेट 2 है, इसका मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है 32 है, अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, हम एटम पूछ रहे हैं अभी, नंबर ऑफ एटम बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है। तो तुम पहले लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, ये पता कर लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, इसको लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान Na कर दो, इसको काटो तो 1/16 हो गया, ठीक ना, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो Na/16 गया। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ गया। अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मैं पूछूं नंबर ऑफ एटम बताओ तो कितना होगा, एक ऑक्सीजन में कितना एटम है 2 है, तो इतने में कितना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यहाँ से काट दो तो Na/8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल के लिए था भाई, मॉलिक्यूल के लिए मैं करके बताया हूँ। अब यहाँ पे एटम नहीं लिखोगे डायरेक्ट, इसलिए ध्यान थोड़ा रखना। हम लोग किसके लिए लेकिन निकाले जा रहे हैं, एटम के लिए, क्योंकि सब क्या है एटम है, सब क्या है एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे फार्मूला लगा दिया, ये हमको ये पता है, और सबका देखो वेट क्या है, सबका वेट ये तो सबका सेम है, देखो सबका वेट क्या है सेम है, क्या 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, सबका Na भी सेम होगा। Na कितना होता है 6.02 × 10⁻23 होता है, तो ये भी सबका सेम हो गया। तो हमारा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है या एटम है, क्योंकि यहाँ पे सबका एटम ही है तो यहाँ पे एटम ही कर दो, तो नंबर ऑफ एटम जो है, नंबर ऑफ एटम जो है, इसको लगाने की जरूरत भी नहीं थी, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या हो गया, ये मोलर मास के क्या है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका मोलर मास ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका सीक्वेंस बताओ कौन सा होगा, सबसे पहले हमारा डी हो जाएगा, उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सी नंबर का, फिर बी, फिर ए, यही हमारा सीक्वेंस हो गया। ओके, तो हमारा आंसर पूछा कि बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा, डी हो गया। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यार। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मैक्सिमम। अब देखो ये हो गया इसका डी, अगर सीक्वेंस पूछा होता तो क्या लगाते, जो मैं यहाँ पे लगाया हूँ कि सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब पूछा है कि बताओ इन विच केस, ये देखो 2018 में आया हुआ, एक क्वेश्चन कब आया 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बताओ इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बताओ किस केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम है, ठीक है ना, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बताओ यहाँ पे तुमको क्या दिया है, 18 ml वाटर दिया है, 18 ml वाटर दिया है, तो बताओ अगर तुमको वाटर दे दिया है, वाटर कितना ml दिया है, यहाँ पे वैल्यूम दे दिया है वाटर का वैल्यूम, तो वैल्यूम हमको दे दिया है, डेंसिटी हम लोग जानते हैं। इन केस ऑफ, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बताना है मैक्सिमम कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बताना है मैक्सिमम कितना होगा, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का पहले के लिए हम लोग लगा रहे हैं, पहले देखो यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा उधर कर दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बताओ
ये जो वाटर हम लोग का है, ये क्या दिया है, ml में दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है कितना, 18 ml। डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर DL होता है, तो डेंसिटी 1 हो गया और वॉल्यूम 18 दिया है, इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा मास। देखो डेंसिटी यहाँ पे लिख दिया हूँ, वॉल्यूम यहाँ से लिख दिया हूँ, 18 दिया था जो ml में, और ये हमारा क्या आ गया, मास आ गया। तो मास हमको पता चल गया। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है, 18 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ही होता है। H2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, देखो एक हाइड्रोजन गुड़े इसका 2, मतलब एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 ही होता है, और 2 है तो 2 कर दो, और यहाँ पे 16 है एक ऑक्सीजन का, तो 16 तो 18 भी लिख दिए। तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल अगर 1 है तो एक नंबर, अगर मैं बोलूँ एक मोल, अगर एक मोल H2 है तो H2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, बोलोगे 6.023 गुड़े 10⁻23 होंगे, इतना ही तो होंगे, ठीक है। इसी तरीके से बोला कि 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, 0.18 ग्राम ऑफ वाटर है, 0.18 ग्राम अगर मैं बोल रहा हूँ 0.18 ग्राम, तो वेट दे दिया अपन, ये देखो मॉलिक्यूलर वेट, इसको काटो तो काटोगे तो 0.01 आएगा, इतना मोल, 0.01 मोल। या इसी को देखो लिखा कि कितना, इसी को लिख सकते हो 10⁻⁻² मोल, या Na लिख सकते हो, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब भी हो गया। सी देख लो, बोले हैं कि इतना लीटर ऑफ वाटर वेपर। अब देखो वाटर वेपर बोल दिया यहाँ पे, यही शब्द पकड़ना रहता है, वाटर वेपर एट ATP एंड इतना टेम्परेचर पे। अभी हम लोग पढ़े थे तब फार्मूला के लिए क्या होता था, 22.4 होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। तब देखो लिखते थे हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू लिखते थे वॉल्यूम ऑफ गैस अपन 22.4, तो नंबर ऑफ मोल। अब देखो वॉल्यूम दे दिया है, H2 एक वेपर बन गया, वाटर वेपर होने मतलब गैस बन गया है, तो देखो वॉल्यूम कितना दिया है, इतना ही तो दिया है, ये हमारा वॉल्यूम दिया है, तो इसको रख देना अपन 22.4 में डिवाइड कर दोगे तो कितना आ रहा है, 10⁻⁻4 आ रहा है। लास्ट वाला देखो तो इतना मोल आ जाएगा। लास्ट वाला बोला कि 10⁻³ मोल ऑफ वाटर है, तो 3 मोल ऑफ वाटर है, तो हमारा कौन सा है, पहले वाले में कितना आया था, 1 मोल आया था, तो कौन ज़्यादा है, 1 मोल ज़्यादा है कि ये वाला ज़्यादा है, कि ये वाला कि ये वाला, तो हमारा पहला वाला ज़्यादा हो गया। अगर सीक्वेंस लिखना रहता तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, पहला वाला, पहले ए हो गया, फिर बी में होगा, फिर उसके बाद किस में होगा, डी में होगा, फिर उसके बाद किस में होगा, हमारा सी में होगा। ओके, 1 मिनट यार रुक जाओ, मैं थोड़ा पानी का बॉटल लेता हूँ। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यार। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सपोज द एलिमेंट x है एंड y दोनों मिल जाते हैं, तो बनाते हैं एक कंपाउंड, उस कंपाउंड का नाम है XY2 और X3Y2, ठीक है ना। जो लेकिन XY2 जो कंपाउंड बनता है उसका कितना मोल होता है, 0.1 मोल बनता है, और इसका वेट कितना होता है, 10 ग्राम होता है। और जो X3Y2 जो कंपाउंड बनता है उसके कितने मोल होते हैं, इतने 0.05 मोल होते हैं, और उसका वेट कितना होता है, 9 ग्राम होता है। तो बताओ इसका एटॉमिक वेट कितना रहा होगा और इसका एटॉमिक वेट कितना रहा होगा। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग को अगर एटॉमिक वेट पता करना है सबका x और y का, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल फार्मूला यही पता है ना, नंबर ऑफ मोल वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो हमको मॉलिक्यूल का वेट दिया है, मॉलिक्यूल का वेट भी दिया है, और उनका मोलर मास भी पता चल जाएगा, और उसका नंबर ऑफ मोल भी दिया है। तो किसका दिया है, मॉलिक्यूल का दिया है। तो देखो हमको मॉलिक्यूल का दिया है, वो भी किसका, दोनों का दिया है, XY2 का और X3Y2 का। तो सबसे पहले हम लोग किसका देख रहे हैं, X3Y2 का। अगर हमको X3Y2 का क्या दिया, नंबर ऑफ मोल दिया है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अब वैल्यू रख दो, इसके नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना दिया है, 0.05 दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे रख दिया, ओके, इज इक्वल टू इसका वेट कितना दिया है, 0.05 का वेट, यहाँ पे देखो लिखा है कि 9 ग्राम, तो ही लिखा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट, अभी मैं बोला था मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखते हैं, जैसे मैं बोलूँ हमारा जो ग्लूकोज होता है C6H12
NaOH है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बताओ कार्बन कितना है, 6 है, मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है, वो लिख दो प्लस। ऐसे ही हाइड्रोजन कितना है, 12 है, प्लस मल्टीप्लाई कर दो। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, प्लस 6 लिख दो, गुणे 16 लिख दो। इसको सॉल्व कर लो तो आता है 180 आता है। ओके, इसी तरीके से देखो हम लोग इसका कर रहे हैं, इसका हमको पता नहीं है, इसका एटॉमिक वेट तो पता करना था, इसका एटॉमिक वेट तो पता करना है। तो कितने हैं, 3x हो गया, प्लस y का भी एटॉमिक वेट पता करना, लिखूंगा 2y। अब देखो इसको हम लोग और सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या किया कि इसको इधर भेज दिए और ये वाला यहाँ पे नीचे लेते हैं। तो देखो ये नीचे चला गया, ये ऊपर हो गया। अब इसको और सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ऊपर नीचे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से। 100 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 5 हो जाता है और ये 900 हो जाएगा ये पूरा, लेकिन 5 से इसको काट दो तो हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई करके 180। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो या 2 बोल सकते हो। चलो इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बोल दिए। दूसरा इक्वेशन देखते हैं जो यहाँ पे है, XY2। इसके लिए भी देखो नंबर ऑफ मोल इसका दिया था कितना, 0.1 दिया था, तो लिख दिया हूँ। इसका वेट दिया था 10, और x कैसे लिखा, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, x, तो एक मॉलिक्यूल है, 1 गुणे x हो गया इसका एटॉमिक वेट, प्लस 2, और y क्या है, इसका एटॉमिक वेट हो गया। ओके, अब देखो इसको सॉल्व करो। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्या करते हैं, इसको भी उधर ही ले जाओ। तो लिखूंगा x प्लस 2y 10 अपन 0.1, और इसको मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे 10 से। अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 100/1 हो जाएगा, 100/1 हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे 1 है और ये 2 है। इन दोनों इक्वेशन को यार सॉल्व कर लो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे x है प्लस 2y है और यहाँ पे 100 है, जबकि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2y है इक्वल टू 180 है। तो घटा दो, इक्वेशन नंबर 2 में से इसको घटा रहे हैं, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो ये देखो 2x हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 80। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 40। अब x का वैल्यू कहीं पे भी रख सकते हो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो x का पूछा था कि बताओ एटॉमिक वेट ऑफ x कितना होगा, x का एटॉमिक वेट कितना आ गया, 40 आ गया हमारा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रहा है, ऐसा ए दे रहा है तीसरे का, और रख देते हैं और चेक कर लेते हैं। x का 40 है तो y कितना आ गया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 40, यहाँ पे मैं 40 रख दिया। तो 40 जब रखूँगा देखो यहाँ पे 100 में से घटेगा तो हो जाएगा कितना, 60। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे देखो मिटा दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हमको x तो पता चल गया, x इक्वल टू कितना आया था, 40 आया था। यहाँ पे x का वैल्यू रख दो 40 प्लस 2y इक्वल टू 100 है, उधर ले जाओ तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 60, तो y इक्वल टू 30। तो आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, और यार क्वेश्चन देखो 3 ही आए थे नीट 2024 में, और सब क्वेश्चन इसी जितने भी मैं कॉन्सेप्ट कराया हूँ पूरे कॉन्सेप्ट से फंस गए थे, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों सेम, मतलब मैं नहीं बोलूँगा सिमिलर ही आए थे, बस वैल्यू चेंज थे, कॉन्सेप्ट सब कुछ सिमिलर ही था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, जितना बस करा रहा हूँ भाई उतना ही तुम्हारे लिए बहुत होता है, ठीक है ना। देखो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इफ़ एवोगैड्रो नंबर है Na इज चेंज फ्रॉम 0.6022 टू 10⁻23 कर दिया जाए, ठीक है ना। से यहाँ पहले मान लो कि एवोगैड्रो नंबर कितना हम लोग जानते हैं ना, Na इक्वल टू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। कह रहा है इसको करके अगर मैं बोलूँ 1Na इक्वल टू कितना होता है, तुम बताओ। 6.022 × 10⁻23 होता है कि नहीं होता, होता है। कह रहा कि ऐसा ना करके अगर हम लोग बोलें एवोगैड्रो का नंबर 1Na डैश कर देता हूँ, अगर इसको हम लोग लिख दें कि 6.022 × 10⁻20 कर दें, इतना कर दें, तो बताओ देन दिस वुड चेंज। तो बताओ क्या चेंजिंग आएगा, तो बताओ। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास होता है, और इसी को लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na।
तो कह रहा है कि अब अगर एवोगैड्रो नंबर चेंज हो रहा है, अगर कह रहा है कि एवोगैड्रो नंबर क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है, एवोगैड्रो का नंबर चेंज करके यहाँ से यहाँ पे ला रहा है, तो क्या चेंजिंग होगा बताओ, चेंजिंग क्या होगा। कह रहे हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज होगा, 1 मोल कार्बन का मास कह रहे हैं कि चेंज हो जाएगा। तो मास यही वाला आंसर होगा हमारा कि जो मास होगा एक कार्बन का वो भी चेंज होता है। कैसे होता है अभी मैं बताता हूँ। देखो कह रहा है कि देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है ये बताओ, कार्बन का मोलर मास तो कितना होता है, 12 ही होता है, वो तो फिक्स है, क्या वो चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। कार्बन का मोलर मास तो फिक्स है, ये भी वैल्यू फिक्स है, तो ये नंबर ऑफ क्या घट रहा, मॉलिक्यूल घट जा रहा है। देखो एक एन में इतना होता था, तो अगर ये क्या हुआ, ये भी घट गया, ये कम हो रहा है, तो ये भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर पूछे कि बढ़ेगा घटेगा तो बोलोगे कम हो जाएगा। बोला है कि रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन ए बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन नहीं चेंज होगा। रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन एक कंपाउंड ये भी नहीं चेंज होगा। डिफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम ये भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, यही पहला ये चेंज होगा, उसका जो मास होगा मतलब वेट जो होगा वो चेंज हो जाता है। ओके देखो परसेंटेज वेट या परसेंटेज बाई मास पे एक क्वेश्चन जो आया है इसको देख लो। क्वेश्चन क्या कि हीमोग्लोबिन जो है कंटेन कर रही है इतना परसेंटेज ऑफ आयरन। जैसे मैं बोल रहा था ना कि हीमोग्लोबिन क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। अब हीमोग्लोबिन जो हमारा था उस हीमोग्लोबिन में इतना परसेंट आयरन है, कितना परसेंट आयरन है, ये जो परसेंटेज आयरन का दिया गया है 33 पॉइंट इतना आयरन बाई वेट। अब आयरन का परसेंटेज दे दिया है यहाँ पे वैल्यू ला के रख दोगे आयरन का। ओके कह रहे हैं कि मोलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली उसका जो मॉलिकुलर वेट है यहाँ पे दिया है कितना, इतना दिया 6,72,000 दिया है, सॉरी 67,200 दिया है, 67,200 दिया है, ठीक है ना। बोले कि द नंबर ऑफ आयरन एटम बताना है, एटॉमिक सिटी बतानी है, ठीक नहीं, ही बताना ही है। अगर एटॉमिक वेट आयरन का कितना है 55 या 56, 55 में वहाँ पर लिखा था तुम लोग सही कर लेना, 56 ही कर लेना, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। ओके और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस वैल्यू ऐसे रख दो, देखो इजली आ जाएगा। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, देखो 0.334 हो गया इज इक्वल टू एटॉमिसिटी में एरी देता हूँ, यही पता करना है। एटॉमिक वेट कितना दिया है 56 दिया है, और ये 67200 दिया है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तुम लोग अब कमेंट करने में बताओगे, केवल सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी तुम लोग बताओगे इसका आंसर क्या होगा। 5 नंबर का केवल सॉल्व ही करना है। अब बताओ 6 नंबर का देखो क्वेश्चन, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा कि इन 1 मोल सोल्यूशन 1 मोलल है, ध्यान रखना क्या लिखा है कि ये कब आया था 2022 में, मेरे टाइम पर जिस ईयर में सेलेक्ट हुआ था उस ईयर आया था कि अब देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया रहा था लोगों को। जल्दी से अगर कोई आंसर निकाला होता तो क्या मार के चला आता, 500 अगर निकलता, जैसे मैं निकाल लिया 500, देखा नहीं बस मार के चला आया। इधर यूनिट देखा ही नहीं क्या है यूनिट, यहाँ पे देखो ml है, यहाँ पे ग्राम है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई भी आंसर तुम्हारा आ जाए भाई उसको जल्दी में गलत मत कर देना, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, ठीक है। कि कैसे मैंने गलत कर दिया, जो मुझे आ रहा था बस मैं सही से क्वेश्चन पढ़ा नहीं या उसके ऑप्शन सही से नहीं पढ़े, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि 1 मोलल सोल्यूशन दैट कॉन्टेन इतना मोल, मोलल का वैल्यू दिया है कितना 1 है, मोलैलिटी का क्वेश्चन लगाना है, नंबर ऑफ मोल भी दे दिया है, तो बताना है कितना सॉल्वेंट होगा। बहुत इजी है, बस फार्मूला बेस्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बस फार्मूला तैयार करते जाओ यार। फिजिकल के अगर 15, 16, 17 क्वेश्चन आते हैं तो मान के चलो कि 13, 14 तो बस फार्मूले से ही तुम आगे कर ले जाओगे, ठीक है ना, आसानी से। अब देखो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का जो फार्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू लिखोगे मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी का वैल्यू अगर मैं बोलूँ कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ पे लिख दो 1 दिया है। मोल ऑफ सोल्यूट यही हमको यहाँ पे दिया है 0.5। अब देखो ये जो दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर मैं बोलूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे अगर मैं किस में लूँ केजी में लूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको पता करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वैल्यू किस में आएगा केजी में आएगा, तो इसको इधर ले जाओ तो कितना आ गया 0.5 आ गया, 0.5 केजी आया। अब इसको मैं ग्राम में, क्योंकि केजी में कुछ दिया नहीं है, ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो 0.5 हो गया, और 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो
500 ग्राम हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा स्टाइक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड प्योरिटी के क्वेश्चन हैं, ठीक ना। इसका पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री के, लिमिटिंग रिएजेंट के एंड प्योरिटी के, फिर उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं उसको हम लोग लगाएंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बोल रहे हैं, एक लाइन है कि स्टाइक्योमेट्री जो होती है वो डील्स करती है विथ ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम लोग स्टाइक्योमेट्री किसी का भी नहीं पढ़ते हैं, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा ये जो रिएक्शन है ए बी, स्मॉल बी, कैपिटल बी और सी और डी, तो जो यार आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पहले तो स्टाइक्योमेट्री एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे, ठीक ना। रिएक्शन कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होगा तभी हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो आगे लिखा है ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए का हो गया, ये बी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सी जो आगे होता है वही स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। बोल रहा है कि ये सब क्या है, ए बी सी डी सब क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। और ये रेशियो होते हैं, ए बी सी डी ये सब किसके होते हैं, मोल्स के रेशियो होते हैं। मतलब इसका ए का मोल, बी का मोल, सी का मोल, डी के मोल का जो रेशियो होगा वो हो सकता है, या उसके मॉलिक्यूल के, मतलब ए के मॉलिक्यूल, बी के मॉलिक्यूल, सी के मॉलिक्यूल और डी के मॉलिक्यूल के रेशियो हो सकते हैं, या वॉल्यूम के। उसके इन सब के मास का रेशियो नहीं होगा, बस इतना ध्यान में रखना। अगर कोई पूछे कि जो आगे रखा गया ये क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये मोल, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का रेशियो होता है, या एटम का रेशियो होता है, ये किसका रेशियो नहीं होता, उसके मास का या वेट का, ठीक है ना। कह रहा है कि ए बी सी डी डज नॉट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ मास है, ये रेशियो ऑफ मास का नहीं होता, इसको ध्यान में रखना। कह रहे हैं कि स्टाइक्योमेट्रिक जो अमाउंट होती है कंपाउंड की उसको में बी रिलेटेड एज, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि क्या, कि इसका मोल ऑफ ए रिएक्टेड अपान इसका स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में ऐसे दिया रहता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि इसका तुमको नंबर ऑफ मोल पता है, ए का नंबर ऑफ मोल पता है और इसका स्टोइकियोमेट्री पता है, तो तुमसे क्या करेगा, इसका नंबर ऑफ मोल दे देगा, इसका स्टोइकियोमेट्री पता कर पूछ लेगा, या स्टोइकियोमेट्री पूछ लेगा, तुमको नंबर ऑफ मोल दिया जाएगा, कुछ भी। तो ये कब लगाते हैं, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब 3 वैल्यू तुमको दिया रहेगा, एक वैल्यू निकालना पड़ेगा। देखो 3 वैल्यू तुमको ये दे सकता है, एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, कोई भी सबके बराबर में तुम लगा सकते हो। इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और किसके लिए लगाते हैं, लिमिटिंग। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ते हैं, कोई बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगा हम लोग वहीं पे ही इसे पढ़ेंगे। ओके, एक नोट है, क्या है कि इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, अगर हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इन केस ऑफ स्टोइकियोमेट्री वी विल नॉट यूज द मास डायरेक्टली बट वी कन्वर्ट इट इनटू मोल देन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं और वहाँ पे जो मास आए तो मास को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, पहले हम मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे तब क्वेश्चन लगाएंगे, इसको ध्यान में रखना। जैसे देखो मैं बोलूँ कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये जो पूरा दिया गया है क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया यार, ठीक है ना, ये केमिकल हमारा रिएक्शन है पूरा, ठीक है। अब बताओ इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी होगी, तो इसके जो आगे लिखा है वही स्टोइकियोमेट्री होगा, इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, ठीक है, वही देखो यहाँ पे लिखा हूँ। मैं बोलूँ कि इसके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, वही होंगे जो इसका स्टोइकियोमेट्री है। तो ये क्या एक रेशियो है, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे ना, स्टोइकियोमेट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल के रेशियो होते हैं। तो देखो 1:3:2 हो गया, उनके वॉल्यूम के, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, मिनट, ये कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पे, ये नंबर ऑफ मोल के रेशियो होते हैं, वॉल्यूम के रेशियो होते हैं, मॉलिक्यूल के रेशियो होते हैं, ठीक है ना, स्टोइकियोमेट्री। लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना, 28 ग्राम, 6 ग्राम, 24 ग्राम, ये इसका रेशियो नहीं होगा, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो अगर तुमको मास दिया है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो फिर लगाओ क्वेश्चन, ठीक है। ओके, और एक नोट क्या है, फार्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना हो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो फार्मूला कौन सा है, कौन सा फार्मूला है, कह रहे हैं कि गिवन वैल्यू, तुमको गिवन वैल्यू दिया रहेगा और वो वैल्यू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल हो सकती है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, उसको डिवाइड कर दो, उसके स्टोइकियोमेट्री से तुमको पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मतलब जो ये इससे डिवाइड करना है, जो आगे दिया रहेगा उसी से डिवाइड कर दो तो तुमको पता चल जाएगा।
और जिसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी वैल्यू सबसे कम वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विल इंडिकेट द लिमिटिंग रिएजेंट, जो लीस्ट वैल्यू होगी। और कभी कभी क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसमें एक से अधिक भी लिमिटिंग रिएजेंट पॉसिबल है, ठीक है ना। वही लिखा है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए एक से अधिक लिमिटिंग रिएजेंट भी पॉसिबल होते हैं। कैसे लिमिटिंग रिएजेंट, पहले मैं बताता हूँ तुमको थोड़ा सा समझा के। जैसे तुम लोग खाना खा रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया चटनी, ये हमारा चटनी हो गया, ये हो गया हमारा रोटी, ओके, ये हो गया हमारा अचार, और ये हो गया सब्जी, ठीक है। तो तुम खाना खा रहे थे तो तुम्हारा चटनी भी पहले ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया, ठीक ना। अचार भी ख़त्म हो गया और चटनी भी खत्म हो गई, तो दोनों क्या हो गए, लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन में, जो रिएक्शन में पहले खत्म होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में एक से अधिक लिमिटिंग रिएजेंट पॉसिबल होते हैं। समझ गए ना, कि जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। इसके नंबर ऑफ मोल बताने हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ बताना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस कर दे 20 मोल NH3 का। और हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना है। तो देखो सबसे पहले तुमको हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाना आना चाहिए। अभी हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ के आ रहे थे तो पूछता था कि बताओ कौन से प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं, किस प्रोसेस से हम लोग क्लोरीन बनाते हैं, किस प्रोसेस से H2SO4 बनाते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, डीकन प्रोसेस से क्लोरीन बनाते हैं। तो ये सब प्रोसेस मैं क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। तो ऐसे ही हैबर प्रोसेस यहाँ पे दिया है तो उसका तुमको रिएक्शन आना चाहिए कि हैबर प्रोसेस से अमोनिया कैसे बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को लिख लो, यहाँ पे लिख लिए, ओके। अब देखो बताओ स्टाइक्योमेट्री कितना होगा, स्टाइक्योमेट्री इसका 1 हो गया, इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। अब स्टाइक्योमेट्री हमको पता चल गया। नंबर ऑफ मोल किसी के पता नहीं है, ना हमको नाइट्रोजन का पता है ना हाइड्रोजन का पता है, लेकिन हमको पता करना है किसका, इसका। तभी हम लोग एक फार्मूला पढ़ के आए थे, किसी का भी अगर पता करना हो तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपान क्या लिखोगे, इसका स्टाइक्योमेट्री कितना 1 है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का, इसी तरह से मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल किसके, हाइड्रोजन के अपान 3। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 के अपान 2 कर दो। हमको किसके पता करना है, हमको निकालना है हाइड्रोजन का। और इसका दिया है, इसका कितना दिया है, यहाँ पे 20 रख दो, यहाँ पे 20 दिया है तो इसको काट दो, यहाँ पे 10 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 कितना हो गया 30। इसी तरीके से देखो इसका 30 हो गया, अगर इसका पूछा होता तो कितना होता इसका, तो इसका भी निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा 2 से काट दो तो 10 आ जाता, ठीक है। बहुत आसान था। इसका कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। नाइट्रोजन का पूछा होता तो 10 हो जाता, ओके। नाइट्रोजन का तुम लोग चलो मैं तो बता ही दिया। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। देखो बोला है कि 22.4 लीटर दिया है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे लिख दो H2 क्या है, गैस है, ओके। इसको मिक्स करते हैं इतना लीटर ऑफ Cl2 गैस का। देखो Cl2 गैस से भी मिक्स कर दिए हैं, तो बताओ पहले तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा ना, वो भी गैस में। तो बताओ इसके मोल कितने होंगे। देखो इन सब का क्या दिया है, वैल्यूम दिया है, वैल्यूम दिया मतलब कि नंबर ऑफ मोल। अगर इतना वैल्यूम दिया मतलब कितना मोल 1 मोल। अगर इसका आधा वैल्यूम दिया मतलब आधा मोल 5 मोल दिया है, 0.5 मोल दिया है। तो इसके मोल बताने हैं 2HCl के। तो पहले बताओ स्टाइक्योमेट्री कितना होगा, स्टाइक्योमेट्री कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक ना। अब बताओ कि फार्मूला भी हम लोग क्या पढ़ के आए थे, किसी का नंबर ऑफ मोल पता करना हो तो इसका नंबर ऑफ मोल हमको दिया है कितना 1 दिया है हाइड्रोजन का। देखो यहाँ पे लिखा कि वैल्यूम दिया है चाहे मोल लिख दो, इसका दिया कितना 0.5 दिया है। और बताना है किसका बताना है हमको, इसका पता करना है। तो इसमें सबसे पहले पता करो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम लोग करते हैं क्या कि
जो नंबर ऑफ मोल होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोगों में से है, अब इसमें से दो लोग चल रहा है, तो बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो पहले खत्म हो जाएगा वही तो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये पहले खत्म हो रहा है कि कौन पहले खत्म हो रहा है, उसको चेक करेंगे। लिमिटिंग रेजेंट कौन, उसको चेक करते हैं। तो लिमिटिंग रेजेंट इज इक्वल टू लिखोगे कि इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 1 है अपॉन वैल्यूम, सॉरी स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 ही है, तो इसका तो 1 आ गया सॉल्व करने पे। इस तरीके से इसका देखो नंबर ऑफ मोल अपॉन 1 तो 0.5 आ गया। तो हमारा लिमिटिंग रेजेंट अगर पूछते तो कौन है, तो बोलते ये हमारा जो क्लोरीन हो गया ये लिमिटिंग, यही हमारा LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, अब बताना है कि इसका कितना मॉलिक्यूल बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, नंबर अभी पढ़े थे ना फार्मूला, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हो गया अपान स्टोइकियोमेट्री होगा। इसी तरीके से इसका कर दो नंबर ऑफ मोल, इसका कितना है नंबर ऑफ मोल हमको पता करना अपान स्टोइकियोमेट्री, कितना है स्टोइकियोमेट्री 2 ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 मोल ऑफ HCl बन जाएगा। ओके, ये फार्मूला था। ये यार चीज़ तुम लोग याद कर लेना, तुम लोग को इसलिए पहले बता दिया था कि इसको याद कर लेना सबको, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा इसका आयरन का सही कर लो, 56 कर लो, एग्जैक्ट तो वैल्यू यही है 56 कर लोगे तो तुमको कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्या, इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक ना, ये शायद हम लोग का लास्ट टॉपिक है। और एक है क्या, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, 2 ही टॉपिक है, ठीक ना, और एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखो हम लोग पढ़ने रहे हैं इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। इम्पेरिकल जो फार्मूला होता है उसको अगर हम लोग बात करें तो इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। जैसे मैं बोलूँ कि ये जो फार्मूला है C6H12O6 जो है, C6H12O6 क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक मॉलिक्यूल का पूरा फार्मूला होगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में एक रेशियो में कन्वर्ट कर दें, 6 से डिवाइड कर दें, इसी को 6 से डिवाइड किया तो देखो क्या आ गया, CH2O, ये क्या हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। ये क्या हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला मास हो गया। ओके, तो वही कह रहे हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला जो होता है, अगर मैं पूछूं ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, ये हमारा इम्पेरिकल फार्मूला। तो कह रहे हैं कि इम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, वेयर एज मॉलिकुलर फार्मूला जो होती है वो क्या होती है, सो एग्जैक्ट नंबर, कितने एग्जैक्ट नंबर हैं उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम के। जैसे एग्जैक्ट नंबर कितना है, 6 है, इसका 12 है, इसका 6 है यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तुमको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको पता करना हो तो अगर हमको फार्मूला मास पता है और ये जो यक्स है, ठीक ना, यही यक्स बता देता है कि इम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, ठीक ना। तो कह रहे हैं अगर किसी का इम्पेरिकल फार्मूला है तो हमको पता करना हो तो यक्स से डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर फार्मूला को। तो वही कह रहे हैं कि यक्स इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान इम्पेरिकल फार्मूला मास। यक्स जो होती है ये क्या है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यक्स क्या है हमारा, एक फैक्टर है जो मल्टीप्लाई होता है। तो यक्स इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपन इम्पेरिकल फार्मूला मास। ओके, और वेपर डेंसिटी वाला फार्मूला तभी बता ही दिए हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मोलर मास अपन 2, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बता रहे हैं जैसे H2 है, H2O सॉरी ये जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है हमारा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। इसका इम्पेरिकल फार्मूला अगर मैं बोलूँ CH2O होता है, इसका इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक ना। और यक्स क्या है हमारा, यही यक्स है, ये जो यक्स यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूं यक्स कैसे पता करोगे, यक्स कैसे पता करोगे, तो इसका पहले लिख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान इसका इम्पेरिकल फार्मूला मास लिख लो, दोनों को डिवाइड कर दो, यक्स का वैल्यू आ गया कितना 6 आ गया। कभी कभी तुमको इसी में से 2 चीज़ दिया रहेगा, अब देखो इसी में से कोई भी 2 चीज़ दिया जा सकता है, ये दोनों दे सकता है, ये दोनों दे सकता है, या ये दोनों दे सकता है, और एक चीज़ पूछ लेता है, तो इस वजह से इम्पेरिकल फार्मूला बताते हैं। अब देखो जैसे बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। यहीं पे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। कह रहे हैं कि इट्स एलिमेंट एनालिसिस, अगर इसका एलिमेंट एनालिसिस किया गया तो देखा गया कि जो कार्बन का परसेंटेज आ रहा है 38%। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे लगाते हैं इसको देखना। हाइड्रोजन का कितना है 9.67 है, ऑक्सीजन का कितना है ये पता नहीं है। तो ऑक्सीजन का पता नहीं है मतलब कैसे पता नहीं है, ये बताओ पूरा परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज कितने में लिया गया होगा, 100% मिलेगा हो ना। 2 लोग का हमको पता है, 2 लोग कितना है
इतना है और इतना है, तो तीसरे का कितना होगा, 100 में से इन दोनों का जोड़ के घटा दो। जैसे मैं बोलूँ कि दो लोग ए और बी हैं, ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना, नहीं तो मैं बोल देता हूँ H2O है, ठीक है, जिसमें बोलूँ हाइड्रोजन जो है ये 40% है, पूरा हाइड्रोजन जो है 40% है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना रहा होगा, 60% होगा ना। तो उसी तरीके से ए और बी जो ऐड करोगे, जो आएगा वो घटा दोगे 100 में से, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 51.62 आ गया। ओके, इतना आ गया, कितना आया, 51.62। अब देखो जब ये आ जाता है तो क्या करते हैं, जब परसेंटेज सबका हमको पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, इसका जो एटॉमिक वेट होता है, इसका कितना होता है, 12 होता है, इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है। अब जब डिवाइड करोगे यार तो देखो इसका कितना वैल्यू आ रहा है, इसका सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रहा है 3.22, इसको सॉल्व करोगे तो आ रहा है 9.67, और इसको जब सॉल्व करोगे, इसको देखो 32 से 51.62 को जब डिवाइड करोगे तो आ रहा है कितना, आ रहा है 3.22 ही आ रहा है, सॉरी यार नीचे, हाँ यहाँ पे 32 क्यों होगा, 32 थोड़ी होगा, एक ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का तो 16 ही होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, यहाँ पे 16 होगा, सॉरी यहाँ पे 16 कर लेना, तो यहाँ पे 16 होगा। अब इस 16 से जब डिवाइड किया तो ये भी इतना है। अब क्या नियम होता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, इन दोनों में देखो तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये तो दोनों सेम ही है, ठीक ना। अभी मान लो ये और आया था, एक आया होता, ठीक ना, बाकी ये 3 होता, ये 9 होता, ये 1 होता, तो जो सबसे छोटा होता उससे सबको, इन सबको भी डिवाइड करते हैं, इन सबको डिवाइड करते हैं, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, और जो सबसे छोटा हो उसी से डिवाइड करते हैं। तो देखो अब इसी 3.22 से 3.22 3.22 से डिवाइड किए तो ये कट गया, तो 1 आ गया, और इस टू 3 अप्रोक्स आ गया, और इस टू 1 आ गया, तो यही एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। ये क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला मैं बोलूँगा C1H3O1, ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है ना, ये एम्पेरिकल हमारा फार्मूला हो गया जो पूछा था CH3O, और 2008 में ये क्वेश्चन आया था, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, इसको देख लेना। ये जब मैं एग्ज़ाम भी दिया था तब भी ये क्वेश्चन ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था मेरे टाइम पे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, 2021 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना, और इसको मैं लगा नहीं पाया था 2021 में, इसको मैं लगा नहीं पाया था क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से, कैलकुलेशन भी देखना, कैलकुलेशन इसका, ठीक ना, कैलकुलेशन की वजह से कॉन्सेप्ट पता है लेकिन कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन यार तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा होना चाहिए कि तुमको जल्दी जल्दी करना आता हो। जैसे बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक ना, कंटेन इतना % कार्बन, कार्बन दे दिया तुमको, कार्बन कितना दिया है, 78% दिया है, तो बताओ हाइड्रोजन रिमेनिंग % है, तो हाइड्रोजन कितना रहा होगा, 100 में से 78 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, 22 ही तो आएगा, तो देखो 22% हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको डिवाइड करो, कार्बन को 12 से डिवाइड करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, 1 से, ओके। अब इसको जब डिवाइड किए, इसको डिवाइड करो तो 50 12 छक 72, तो इसको सॉल्व करें तो 6.5 आ रहा है, कुछ इस तरीके से 6.5 आ रहा है, और ये कितना आएगा, लगभग 22 ही आएगा, ये तो 22 आएगा ना अगर 1 से डिवाइड करोगे। अब बताओ छोटा वैल्यू कौन है, यही तो है छोटा वैल्यू, तो 6.5 को, इसको भी 6.5 से डिवाइड कर दो, तो इसको जब काटे तो 1 आ गया, और इसको जब काटे तो 3.3 आ रहा है। 3.3 को क्या बोलते हैं, लगभग 3 ही अप्रोक्स मान लेते हैं, तो इस तरीके से क्या आ गया, CH3। एक बार इस क्वेश्चन को यार तुम लोग खुद कैलकुलेट करके देख लेना, ये क्वेश्चन मतलब आया था, कैलकुलेशन में मेरा गलत हो गया था, मैं कर नहीं पाया था, मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था, मतलब इसको भी मैं अपने ईगो पे लिया, और इसको भी इस तरह से। मेरा फिजिकल का जो पेपर होता है ना, फिजिक्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स का जो पेपर है उसको करने के लिए मेरे पास बस 35 मिनट बचा था, और मैं डर के मारे पेपर भी नहीं सॉल्व कर पाया, केवल 20-25 क्वेश्चन किया था, उसमें से कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए, तो उस साल मेरे 60 नंबर बस आए थे फिजिक्स में, नहीं तो उसी साल में सेलेक्ट हो गया होता, ठीक है ना। टोटल मेरे मार्क्स जो आगे थे उस ईयर 547 आए थे, ठीक है। अगर सोचो 100 नंबर और आगे होते तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता, जैसे कि मैं नेक्स्ट टाइम जब 22 में दिया था तो मेरे 159 या 160 ही आए थे, सोचो 100 नंबर बढ़ गए थे। तो बस मैं टाइम ही ना मेरा वेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं देखो आते हुए मैं क्या किया, मुझे आ रहे थे, मैंने हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ईगो पे लिया अपने कि मुझे क्यों आ नहीं रहा है,
कॉन्सेप्ट तो आते थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर होता था, फिर क्वेश्चन लगता नहीं था। तो थोड़ा ध्यान से, परेशान मत होना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करना थोड़ा, बस ना लगे तो थोड़ा देर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर बाद में उस पर आओ, ठीक है ना। कैलकुलेशन हो जाता है कभी कभी इधर उधर हो जाती तो होता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ये सब चीज़ यार, ठीक है ना। क्योंकि आता हुआ जब क्वेश्चन नहीं लगता है तो दिमाग खराब होने लगता है एग्जाम में, तो इसके लिए परेशान मत होना थोड़ा। तुम इसको मान के चलो कि एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा तुमको आता रहेगा, हो सकता हो कि वो तुम सॉल्व करोगे तो इधर न्यूमेरिकल में इधर उधर चेंजिंग आएगी तो तुमसे सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना, इसलिए मैं तुमको पहले से प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। दो, परसेंटेज प्योरिटी, अगर हम लोग परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो परसेंटेज प्योरिटी में मान लो कि जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, CaCO3 है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोलें कि कार्बन जो है कितना परसेंट प्योर है, इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट प्योर है और कैल्शियम कितना परसेंट प्योर है, तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग फार्मूला दिया गया है। तो बोल रहे पहले तो पढ़ लेता हूँ कि परसेंटेज ऑफ ए स्पेशल कंपाउंड आर एलिमेंट इन ए इम्पेयर सैंपल में भी गिवन है। परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं, एक्चुअल मास कितना है ऑफ कंपाउंड का बाई टोटल मास ऑफ सैंपल। एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड बता दो बाई टोटल मास सैंपल का कितना है, बस परसेंटेज ऑफ प्योरिटी आ जाती है। एक्चुअल मास ऑफ कंपाउंड, जो हमारा कंपाउंड दिया गया है, और जो टोटल सैंपल था उसका मास बता दो, बस हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कह रहे हैं कि इम्प्योरिटी इज अननोन, अगर इम्प्योरिटी हमको नोन नहीं है, इट इज ऑलवेज कंसिडर एज इज इनर्ट या मटेरियल हो सकता है। अगर हमको पता नहीं कि इम्प्योरिटी क्या है तो हम ऐसा मान के चलना कि वो क्या है, एक इनर्ट मटेरियल ही है या अनरिएक्टिव मटेरियल है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2023 में, 2023 में हमारे जूनियर के एग्जाम में, देखो 2023 में आया था क्वेश्चन, क्या, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 क्या होगा, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज। इसकी बतानी है मास कितनी होगी, इसकी मास कितनी होगी अगर हीट किया जाता है, कितना ग्राम CaCO3 का, इतना, अगर वो कितना परसेंट प्योर हो, 20% प्योर होना चाहिए, वो 20% प्योर है। सोचो अगर 100% प्योर होता तो वही होता जो मास होता, 20 ग्राम अगर बोला तो 20 ग्राम ही होता, लेकिन अगर 20% प्योर है तो बताओ इसका मास कितना होगा, अगर इस पूरे कंपाउंड का मास कितना हो। देखो किसका मास पूछ रहा है, CO2 का, CO2 का वेट पूछ रहा है, पहली बात तो कितना होगा, ओके। वेट किसका दिया है, वेट दिया है इम्प्योर कंपाउंड का, इम्प्योर कंपाउंड को कितना दिया है पहले ये बताओ, CaCO3 का, इम्प्योर हमारा कंपाउंड कौन है, CaCO3 है, उसका 20 ग्राम वेट दे दिया है। परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज कितना दिया है, 20% दिया है। तो बताओ उसका एक्चुअल मास कितना रहा होगा, देखो टोटल सैंपल का मास दे दिया है, यहाँ पे बोल दिया कि 20 ग्राम था, तो ये तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी के टाइम पे दे रहा है ना कि 20 ग्राम, लेकिन एक्चुअल कैसे पता चलेगा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी मतलब 20 को यहाँ पे लिखो 20, देखो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 20 हो गया, एक्चुअल मतलब ए लिख दो अपन टोटल सैंपल मास 20 लिख दो अपन 100 कर दो, ठीक है ना। इसको यहाँ पे ले जाओगे तो इसको डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल मास कितना था, 4 ही था। एक्चुअल जो मास आ रहा है वो कितना था, 4 आ रहा है, एक्चुअल मास देखो कितना आया, 4 आया है, वही एक्चुअल मास यहाँ पे कितना आ गया, 4। किसका आया ये पूरा जो मास आया, किसका आया है, CaCO3 का आया है, CaCO3 का एक्चुअल मास कितना है, 4 आया है, ठीक है। अब देखो ये वेट आ गया है, ये वेट है, हम लोग वेट से थोड़ी क्वेश्चन लगाते हैं, वही बताया था अभी हम लोग जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे, तो स्टोइकियोमेट्री में हम लोग वेट से क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, किससे लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल से, तब जाके वेट निकालते हैं। अभी तुमको वेट पता चला है तो क्या तुम वेट से बता दोगे, वेट हमको पता चल गया है किसका, CaCO3 का, CaCO3 का हमको वेट पता चला है, लेकिन हम में से डायरेक्ट क्वेश्चन हम नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम इसका मोल पता करते हैं। तो पहले देखो तो एक रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, ये रिएक्शन दिया गया है, लिख लो CaCO3 था, इसको हीट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 यहाँ पे निकल रहा है। स्टोइकियोमेट्री सबका 1 हो जाएगा, इसका भी आगे का 1 ही और इसका भी 1 है। अब देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा, उसी के हिसाब से बनेगा, तो CO2 जितना इसका मोल होगा उसी के हिसाब से इसका मोल बनेगा ना। अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि अगर इसका मोल इतना है
तो इसका मोल पता करने के लिए क्या करते थे, इसका मोल पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसके नंबर ऑफ मोल को इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते थे और इसका नंबर ऑफ मोल को इसके स्टोइकियोमेट्री से तो डिवाइड करते, सबका स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब जिसका जितना इसका मोल होगा उतना ही इसका भी मोल होगा, ठीक है ना। लेकिन पहले हमको इसका मोल तो पता नहीं है ना, लेकिन मैं यहाँ से पहले लिख दिया हूँ तो तुमको पता चलेगा कि 0.0 मोल है, नहीं तो इसका मोल तुमको पता नहीं था। तो उसका मोल पता करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले इसका मोल निकालते। तो वेट दिया था और CaCO3 का तुमको यहाँ पे लिखना पड़ता क्या, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना होता है 100 होता है, इसको भी याद कर लेना। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 होता है। सॉल्व करने के बाद देखो इसका नंबर ऑफ क्या पता चल गया, मोल पता चल गया, वही यहाँ पे हुआ। अब जितना इसका नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल CO2 का होगा। ओके, अब नंबर ऑफ मोल पता चल गया CO2 का, नंबर ऑफ मोल CO2 का अगर पता चल गया तो इसका वेट नहीं निकाल लोगे भाई, वेट ऑफ CO2 का कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल पता चल गया कितना 0.04 पता चल गया। अब देखो वेट कितना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 0.04 हो गया। मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर वेट अभी मैं बताया था यहाँ पे CO2 का कितना होता है, यहाँ पे देखो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए बोला हूँ कि सबका याद कर लो, 44 होता है। यहाँ पे कितना होता है 44, कहाँ गया, यहाँ पे 44 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा आंसर आ जाना चाहिए, पहला वाला। ओके, 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही लगाना उसका भी। अब ये कब आया था 2015 में, सेम ऐसे ही लगाना भाई। देखो क्या बोल रहा है, चलो मैं तुमको थोड़ा सा समझाते चलो चलता हूँ। बोला कि इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट है, अगर हम लोग यहाँ पे ले लें MgCO3, चलो यहीं पे लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ। देखो बोला कि इतना ग्राम में 20 ग्राम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, MgCO3 जो है कितना ग्राम है भाई, 20 ग्राम है। ओके, सैंपल, अब ये डिकम्पोज हुआ, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट टूट रहा है, और तब टूटेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया देखो, और CO2 बन रहा है। तो बोला है कि जब ये टूटा है तो इतना ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, इसका वेट दे दिया है, इसका दिया वेट कितना 8 ग्राम दिया है, मतलब जो कंपाउंड था उसका भी वेट दिया है और इसका भी तुमको वेट दे दिया है, किसका, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का भी दे दिया है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब तुमको यही पूछ लिया है परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, ठीक ना। तो देखो हमको उसका टोटल मास दिया है, टोटल मास कितना दिया था उस इम्प्योर कंपाउंड का, बोला ना कि इतना ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट पहले से इम्प्योर था, वो सैंपल जो टूटा तो इतना परसेंट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बन गया ये तो हमको तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पूछ रहा है कितना होगा, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पूछ रहा है। हमको टोटल मास ऑफ सैंपल दिया है, ये टोटल मास ऑफ सैंपल हमको दिया है, ये कितना दिया है, टोटल मास ऑफ सैंपल 20 दिया है। अब इसको यहाँ पे रहने देना, हमको चाहिए एक्चुअल मास, एक्चुअल मास मतलब इसका कितना होगा, एक्चुअल मास। अब एक्चुअल मास यार पहले बताओ इसका कैसे निकलेगा, इसका एक्चुअल मास कैसे निकलेगा, हमको दिया है इसका वेट, इसका एक्चुअल वेट दिया है, अगर हमको इसका एक्चुअल वेट पता है तो क्या है इसका एक्चुअल वेट आ सकता है, आराम से आ सकता है। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल, अगर इसका नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो इसका नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल पता चल गया तो इसका नंबर, इसका एक्चुअल वेट भी पता चल जाएगा ना, और फिर यहाँ पे लग रख देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तो इसका नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका एक्चुअल वेट कितना दिया था 8 ग्राम, तो 8 लिख दिए MgO का, और इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट कर दिए तो कितना है 1.5 आया। अब देखो पहले स्टोइकियोमेट्री देखो, स्टोइकियोमेट्री से लगाने के लिए क्या होता है, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब जो स्टोइकियोमेट्री अगर सबका 1 है, सबका ही 1 है, तो मतलब जितना नंबर ऑफ मोल इसके होंगे उतना ही नंबर ऑफ मोल इसके होंगे, उतना ही नंबर ऑफ मोल इसके होंगे, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद कितना है, इतना आया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना रहा होगा, इतना ही तो होगा 1/5 होगा, मतलब MgCO3 का नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अब इसका वेट निकाल लेते हैं, नंबर अगर पता चल गया तो इसका एक्चुअल वेट निकालते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल पता चल गया, अब एक्चुअल वेट निकाल लें, तो वेट यहाँ से निकाल लिए हैं, कितना आया 84/5। अब एक्चुअल वेट हमको पता चल गया तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखे हैं तो देखो वही आया है, एक्चुअल वेट क्या है 84/5 मल्टीप्लाइड बाई 20, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके 100 का सॉल्व करोगे तो 84 आ गया, आंसर क्या आ जाएगा 84।
ये था लगाने का तरीका। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया, मतलब एक अगर तुमको अच्छे से आ रहा है ना तो तुम 1 मिनट में, लगभग 1-1.5 मिनट में इसको कर ले जाओगे, ठीक ना। बाकी क्वेश्चन कुछ होते हैं कि तुम उसको हो सकता हो कि 15-20 सेकंड में कर ले जाओ, तो पूरा टाइम बैलेंस हो जाता है इस तरीके से। कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर, ये वैसे भी हमारा फिजिक्स में ही है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा फिजिक्स में भी है, लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसका बस तुम लोग रूल पढ़ लेना, रूल पढ़ लोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। रूल से क्वेश्चन नहीं लगते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर तुम लगा ले जा रहे हो तो रूल की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे खुद रूल पता नहीं है क्या बोल रहा है, लेकिन मैं क्वेश्चन लगभग सब कर ले जाता हूँ जितना भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जैसे बोल रहा है कि देखो ये बताओ 285 सेंटीमीटर, बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो कितना होगा 3 ही होगा। बोला कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना। तो सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे इसमें बोल रहा है कि दो दशमलव से पहले वाले जीरो को हम लोग नहीं लेते, यहाँ पे 2 ही होगा, तो ही बोला है कि यहाँ पे 3 है और इसमें कितना है 2 है, वही लिखा है। कह रहा है कि जीरो प्रिसाइजिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना। अगर दशमलव है फिर 0 3 है तब भी हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। हमारा यही होगा 3 ही, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 2 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक वही लिखा है। लेकिन अगर दशमलव हो चाहे ना हो, 2 वैल्यू के बीच में कोई जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ बताओ टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, दशमलव के बाद कोई भी वैल्यू लिखा हो, दशमलव 0, हाँ 2 3, अगर ऐसे है तो बताओ ये आगे वाला नहीं होगा, केवल यही होगा हमारा 2 3। अगर ऐसे लिखा है 0.200, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट लेंगे, लेकिन इस आगे वाले को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 3 ही होगा, ठीक है ना। मैं पूछूँ जैसे बताओ ये वैल्यू है ऐसे 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 है, एक है 0, एक है 0.200, एक है, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 3 है, समझ में आया। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहा है यही। तो रूल ये चौथा वाला थोड़ा ध्यान में रखना, और पांचवा वाला बोल रहा है, पांचवा वाला क्या, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर नंबर बात करा जाए, मैं बोलूँ कि 20 है, 20 केले हैं, 20 बॉल हैं, 2 बॉल हैं, 20 अंडे हैं, 20 एग्स हैं, तो अगर कोई नंबर बोल रहा है तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है यार। किसी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है, उसको ध्यान में रखना, ओके। और क्या होता है देखो यहाँ पे बताया है, ऐसा ऐसा इसलिए होता है। अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है, ठीक ना। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो तो क्या होगा। मान लो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर वैल्यू है, एक क्या हो गया हमारा, देखो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया वैल्यू, एक वैल्यू ये हो गया। अब ये 2 वैल्यू को जब डिवाइड करें तो एक वैल्यू आई है, तो उसने सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है ना। अभी मैं मल्टीप्लाई वाला भी बताऊंगा, ये तो अभी क्या है डिवीजन वाला ही है। तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, जो फाइनल रिजल्ट लिखते हैं एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ कि ये जो 2 वैल्यू है, एक ये है एक ये है, तो इसमें बताओ कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है। ऊपर वाले के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 है, इसके पास कितना है 2 है। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक जो वैल्यू आएगा तो उस वैल्यू को हम लोग उतने ही नंबर में लिखेंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे जिनमें हमारा सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर था, 3 था, 2 साइड में बोल दिया था ना, 2 नहीं, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना भाई, 3। तो हमारा जो आंसर भी होगा उसका जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं बोलूँ 2.45 है मल्टीप्लाइड बाई, हाँ 2.1। अब बताओ इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं और जब आंसर लिखते, आंसर जब लिखता, अब मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देख लूँ एक बार, यहाँ पे चलो 0 में कर देता हूँ, 2.0 मैं लिखा हूँ, इसको ध्यान रखना। तो इसका मल्टीप्लाई देखो, 2 बचे कितना हो गया, 10 हो गया, 0 हासिल 1 हो गया, 2 चौक 8 हासिल 1 9, 2 दूना 4। कैलकुलेशन में कुछ गलत है, कहीं पे गलत नहीं लग रहा है। और कितना अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 2 अंक के बाद। अब बताओ
कि क्या हमारा ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। तुम लोग तो मन में सोचो जल्दी से, आंसर सही नहीं है। आंसर हमको किस में लिखना है, मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो। तो बताओ इसमें कितना टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें टोटल 3 है, इसमें कितना है टोटल 2 है। तो आंसर भी कितने में होना चाहिए, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। लिखोगे 4.9, 4.90 नहीं लिखोगे, 4.9 लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जा रहा है, ठीक ना। तो ये सही हो जाएगा, समझे। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर करना यहाँ पे इसलिए बोला है कि हम लोग का जो आंसर होगा विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब देखो, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग दो वैल्यू को ऐड कर रहे हो और सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसमें जो फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट, उसमें क्या होता है, फाइनल रिजल्ट्स आर देयर इन देयर नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेज। मतलब एकदम से लास्ट जो डेसिमल प्लेसेज होगा वो एक वैल्यू उसके पीछे जाके होगा, बस वहाँ पे डेसिमल रख देना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे, सबको जोड़ लो, विथ लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में रखना है। कि बताओ इसमें डेसिमल प्लेसेज कितना है, इसमें 2 है, इसमें कितना है, एक ही वाला है। तो जो आंसर आएगा, और इसमें देखो 3 वैल्यू है, तीनों को जोड़ो। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि सम ऑफ नंबर, इसका देखो ये और ये, इन सबको जोड़ो, तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, ये वैल्यू एक आ रही है, ठीक है ना, ये एक वैल्यू आया। तो बताओ आंसर जो होना चाहिए हमारा कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज में होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। बताओ ये डेसिमल प्लेसेज के बाद जो है कितना है, 2 है, ये कितना है, एक ही है, और ये 3 है। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज कौन है, सबसे ये है। तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखना है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं बोला, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज बोला है। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज देखो कौन सा होगा, बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज, ये है, मतलब लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज ये है। इसीलिए देखो आंसर ये ना होकर के क्या हुआ, 663 और केवल 1 दशमलव तक लगाया हुआ है, ठीक है ना, यही आंसर है। अब घटाए भी होते तब भी ऐसे ही लिखते, ठीक है ना। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था 1998 में, और फिजिक्स में क्वेश्चन अभी जल्दी में आया था, शायद 2019 या 2021 ऐसे कभी आया था। कह रहा है कि ये देखो क्वेश्चन दिया गया है, ये सेंटीमीटर में सब है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द 3 नंबर सीरीज, बताओ सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 3 है, और इसमें कितना है, 3 है। तो सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 ही है। देखो 3 3 3, ये नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा। अब देखो ये एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। बोला कि कैलकुलेट द मोलर मास, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताओ H2 का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। कैसे, एक ठीक है मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। देखो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिखोगे, 2 गुड़े हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 होता है। तो 16 लिख दो तो 18 आ गया, वही। बाकी का आंसर तुम लोग बताओगे, इसका आंसर, ठीक है ना। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, देखो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए बोला है कि बताओ अगर एक आयरन का ऑक्साइड है जिसमें आयरन जो है इतना परसेंटेज है, तो बताओ आयरन अगर इतना परसेंटेज है तो हमारा ऑक्सीजन कितना होगा, लगभग इतना है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब एम्पेरिकल फार्मूला बताओ, आयरन और ऑक्सीजन का हो गया। अब क्या करते थे हम लोग, इन दोनों के एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिए। अब कुछ वैल्यू इसका इतना आया, इसका इतना आया। अब इन दोनों में बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी, ये वाली है। अब सबसे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड किए तो कितना आ गया, देखो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1.5 आया। मतलब आयरन पे लिखते 1 और 1.5 मतलब क्या, 3/2, यहाँ पे 3/2 लिख दो। अब मैं ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 2 से, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 2 से 1 कट गया, तो यहाँ पे 2 और 3 हो गया, यही आंसर। ओके, ये भी हमारा आंसर हो सकता था। जिस रूप में आंसर दिया रहेगा वही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो कह रहा है कि इन 3 मोल ऑफ इथेन, इथेन का 3 मोल दिया गया है, C2H6, कैलकुलेट करना है फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन बताना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ, पहले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन बताओ। तो 3 मोल दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन कितना हो जाएगा। सबसे आसान तो पहले ही कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल अगर दिया है तो हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन दिया है कि ना, 3 दिया है तो 3 Na हो जाएगा। ओके,
इसी तरीके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बताना है। तो बताओ अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, बताओ इस इथेन में कितना हाइड्रोजन है, 6 ही तो है, 6 से मल्टीप्लाई 3 मोल है इथेन का, 3 मोल है और 6, तो 3Na और गुड़े 6 कर दो, यही आ जाएगा नंबर ऑफ क्या, एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 कर देना, ठीक ना, एटॉमिसिटी से, क्योंकि नंबर ऑफ मोल तुमको पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, समझ में आया। एटॉमिसिटी वही बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम। ये बताओ प्रीफिक्स को मैच कराना, हम लोग जानते हैं, देखो माइक्रो किसे बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं 10⁻⁶ को, 10⁻⁶ को माइक्रो बोलते हैं। डे का मतलब 10, डे का मतलब क्या होता है, 10 होता है। गीगा मतलब 10⁹, अगर नैनो बोला था 10⁻⁹, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, मेगा मतलब 10⁻⁶, -6 और -6 अलग है, मतलब 6 और -6 दोनों अलग है। और फेम्टो मतलब क्या होता है, 10⁻15 होता है। ओके, कह रहे हैं कि कंपाउंड दिया बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 2 होगा। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा भाई, 3 2 5 होगा। और ये गलत हो गया थोड़ा, इसको देख लेना, 3 3 6 होगा। इसी तरीके से इसमें देखो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 2 होगा। इसमें यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था सब में, यहाँ पे 3 होगा, इसमें 4 होगा। इसमें कितना होगा, 3 3 6 होगा। इसमें कितना होगा, 12 4 होगा। और ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। ये सिग्निफिकेंट फिगर था। अब बोल रहा है कि ये बताओ राउंड अप द फॉलोइंग अप टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब इनको ऐसा राउंड अप करो कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो, केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो, ठीक है ना। तो इन सब का यार आंसर तुम लोग करके बताना, इस सब का आंसर कैसे तुम लोग बताओगे, ठीक है ना। राउंड अप करना बहुत आसान होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखना कुछ नहीं है, ठीक है। इसको देख के तुम लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताओगे, ठीक। एक क्वेश्चन और है, ये जो अभी मैं सबसे पहले कराया था वही यहाँ पे दिया है, बताया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ये तो शायद मैं अभी करा के आया हूँ, यही तो कराया था भाई, देखो यही क्वेश्चन आया भी था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो आया भी था, मैं भी ध्यान भी नहीं दिया कि यही क्वेश्चन आया था। और देखो यहाँ पे न्यू 2020 में आया भी था पीछे का एमसीक्यू का। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो पीछे के जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ना यार, उससे करो, ठीक है ना। पीछे के एमसीक्यू क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू इतना सफिशियंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि यार इंटेक्स से इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे, मैं 16 क्वेश्चन खुद देखा था, हो सकता हो एक आध क्वेश्चन इधर उधर भी रहे होंगे। अब देखो कह रहा है ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबके जोड़ लो, 180 देखो आ रहा है लगभग 180 म्यू, ठीक है ना, यही होगा ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं बताया था ना अभी, इसका तो कैलकुलेट करके मैं तुम लोग को बता ही दिया था भाई कि कितना कार्बन है, 6 लिख दो। इसका मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, गुड़े प्लस 12 हाइड्रोजन है, गुड़े 1 कर दो, प्लस 6 है, गुड़े 16 कर दो, बस ऐड कर दो, 180 आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि इतना एक्यूरेट तुम याद करो, ठीक है ना। देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी के इंटेक्स वाले छूट गए हैं, ठीक है। वैसे भी मैं कराता नहीं हूँ, ठीक है। मैं तुम लोग को अभी फिर से एक बार पीडीएफ में करके मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं भेजूंगा, उसको एक बार देख लेना। एक ही क्वेश्चन में रख पाया, ध्यान नहीं पड़ा मेरा। सो इतना हमारा था मोल का यार, अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये पूरा अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। इससे 3 क्वेश्चन इस बार आए थे और जितना मैं कराया था बस उसी में से आ गए थे, ठीक है ना। मैं नहीं कहूँगा कि सिमिलर सेम क्वेश्चन थे, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन थे। अगर जो मैं कराया हूँ अगर तुम उतना कर लिए होते तो तुमसे इजीली हो जाता, ठीक है ना। फिर से मैं बोलता हूँ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना करा रहा हूँ भाई उतना सफिशियंट है। तुम पहले इतना कर लो, फिर बाकी जो करना हो वो करना, ठीक है ना। तुम्हारे सिलेक्शन के लिए यही सफिशियंट है, 140 150 तक तुम पहुँच जाओगे, बस जितना करा रहा हूँ उतना कर लेना, ठीक है ना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। बहुत लोग क्योंकि पूछ रहे हैं भैया पेड बैच कैसे ज्वाइन करें, तो इस नंबर पे आज तुम लोग मैसेज कर देना, ये जो नंबर है व्हाट्सअप, ठीक है ना, व्हाट्सअप नंबर है। और ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसी से इस पर तुम लोग आ सकते हो, इस पर ज्वाइन कर सकते हो, इसी पे क्योंकि पीडीएफ भेजता हूँ। और मैं अभी वो तुम लोग को इंटेक्स क्वेश्चन उसको ऐड कर दूंगा, तुम लोग उसको खुद कर लेना, ठीक है ना, छोड़ना मत। सो थैंक यू यार। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके ज़रूर बताना यार वीडियो कैसा लगा तुम लोग को, ठीक है ना।